हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीवी सर। और आज से हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर जो यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे कुछ फैमिली इशू थे जिसके चलते थोड़ा बहुत लेट हो गया है, लेकिन अभी से मैं हर 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड करूंगा। और ये जो दशहरा का पूजा वैकेशंस आ रहा है उस पूजा वैकेशन में मैं ज़्यादातर ट्राई करूंगा कि मोस्ट ऑफ योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड। ओके, बहुत सारे वीडियोज उसमें ही अपलोड हो जाएंगे। ओके, तो ये जो थिंकर्स वाले वीडियोस है इसको आप ऐसे मत समझना कि ये तो एजुकेशन के थिंकर्स है, इन लोगों ने एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ कहा है या फिर एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे योगदान दिया है इसीलिए हम पढ़ रहे। ऐसे पढ़ना बिल्कुल ही नहीं है। आपको ऐसे पढ़ना है कि ये जो थिंकर्स है ना, ये मेरे ही लाइफ के बारे में बताएंगे। वे बताएंगे कि आप क्या हो, आपको क्या करना है। जैसे आप रूसो को पढ़ोगे, रूसो कहेंगे कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। ये कहेंगे मैन तो जन्म से ही फ्री है लेकिन वो हर जगह बंधा हुआ है, चाहे वो मान्यता के आधार पे हो गया, ब्लाइंड बिलीफ्स के आधार पे हो गया, कस्टम्स के आधार पे हो गया, रिचुअल्स के आधार पे हो गया, बहुत सारे आधारों के जरिए वो बंधा हुआ है। लेकिन वो जो थॉट्स दे रहा है वास्तव में आप खुद को यहाँ पर जोड़ दो। आपको लगना चाहिए कि ये मेरे ही बारे में बता रहे हैं। रूसो बता रहे कि मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंज है। वो कौन सा चेंज है जो मुझे एसएसबी एग्जाम को क्रैक करने में बाधाएं दे रहा है, वो हडल बन गया है, कैसे मैं उससे पार आऊंगा। वो कौन सा चेंज है, वो चेन को आपको ढूंढना है। दैट मे बी ए मोबाइल, दैट मे बी एनी एडिक्शन, दैट मे बी एनीथिंग, दैट मे बी यूट्यूब, दैट मे बी क्रिकेट इवन इफ। तो वो सारा चीज को आपको निकालना है। वो रूसो कहेंगे, आपको कहेंगे, आपके लाइफ के बारे में बताएंगे। तो जॉन डीबी क्या कहते हैं, जॉन डीबी के भी कोट्स को आप खुद के जीवन में ढाल दो, खुद के जीवन में आप महसूस करो। जॉन डीबी कहेंगे कि एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ। यही जीवन है। तो आप जब पढ़ रहे हो खुद को चिंता करो, खुद को झोंको, खुद को टोटोलो कि क्या मैं उस जीवन को अनुभव कर पाता हूँ। क्योंकि आप देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग में महसूसता है लेकिन नॉन लिविंग में महसूसता नहीं है। उसको कितना भी कहो, कितना भी कुछ करो, उसमें कोई भी महसूसता नहीं आएगा। लेकिन आप में लाइफ है इसीलिए आप महसूस कर पाते हो। तो उस एजुकेशन को जो हम पढ़ रहे हैं, क्या हम उसको महसूस कर पा रहे हैं? क्या वो हम में बदलाव ला रहा है? क्या वो हमें पोटेंशियल दे पा रहा है ताकि हम एसएसबी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, ताकि हम कोई भी एग्ज़ाम हो, एजुकेशनल एग्ज़ाम हो, लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आए, उसको क्या हम क्रैक कर पाएंगे। यही बात ये बताएंगे, यही बात ये थॉट्स बताएंगे, यही बात ये थिंकर्स लोग बताएंगे। ये सारे के सारे जब आप पढ़ोगे एज ए लाइफ गिविंग फोर्स, एज ए लाइफ गिविंग एनर्जी की तरह, एज ए लाइफ गिविंग नॉलेज की तरह, ये आपको फिलॉसफी नहीं लगेगा, ये आपको एजुकेशनल थॉट्स नहीं लगेगा, ये आपको कोई विचारक नहीं लगेंगे, बल्कि लगेगा कि ये मेरी ही लाइफ के बारे में पढ़ाया जा रहा है या फिर मेरी ही लाइफ के बारे में चर्चा किया जा रहा है, मेरी ही लाइफ के प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात किया जा रहा है। तब आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा कि ये थिंकर्स ही मेरे लाइफ के वो पोटेंशियल है, मेरे लाइफ का वो मोबिल फोर्स है जो मुझे आगे ले जाएंगे। तो इसी वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा रूसो के बारे में, जॉन डीबी के बारे में और भी बहुत सारे थिंकर्स के बारे में। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एजुकेशनल थिंकर्स में आप देखेंगे कि वेस्टर्न थिंकर्स 2 है, रूसो है और जॉन डीबी है। और इंडियन थिंकर्स 4 है, महात्मा गांधी है, औरबिंदो है, जिड्डू कृष्णमूर्ति है और रविंद्रनाथ टैगोर है। उन चारों को भी हम पढ़ेंगे, ये 2 को भी पढ़ेंगे। 6 थिंकर्स ही लगभग आपके सिलेबस में है। और नेट के सिलेबस में तो बहुत सारे थिंकर है। पहले मैं एसएसबी का जो कोर्स है, एसएसबी का जो एंटायर यूनिट है, सारे के सारे खत्म कर दूं। 4 या 5 यूनिट जो भी है, 5 यूनिट को मैं खत्म कर दूंगा। उसके बाद नेट का भी जो थिंकर्स वगैरह रह गए हैं, विडिंगस्टन हो गए या फिर पॉल फेरेरी हो गए, ये सारे के सारे का भी मैं वीडियो करके लाऊंगा ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए कि ये थिंकर्स क्या कहते हैं, मेरे लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। ये सारा कुछ हम देखेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न थिंकर्स। पहले स्टार्ट करेंगे रूसो से। तो जीन जैक रूसो, जीन जैक रूसो वो व्यक्ति है जिन्होंने टोटली एजुकेशन को चेंज कर दिया, टोटली वे
ऑफ सीइंग द सोसाइटी चेंज कर दिया, जिन्होंने क्रांति रचना कर दी, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया अपनी थॉट से, अपनी आइडियोलॉजी से। तो इतना महान दार्शनिक हो गए जीन जैक रूसो। तो इनका हम फिलॉसफी भी देखेंगे, इसके साथ साथ एजुकेशनल फिलॉसफी भी देखेंगे, लेकिन इनको हम स्टार्ट करेंगे उन्हीं की ही एक कोट से। तो रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। तो ये क्या कह रहे हैं? मैन इज बॉर्न फ्री, मैन जन्म से ही फ्री है, लेकिन जन्म होते होते हम क्या कर देते हैं? उनको बहुत सारे मान्यताओं से, बहुत सारे रिचुअल से, ब्लाइंड बिलीफ से, थॉट से, बहुत सारे आइडियोलॉजी से हम उसको बांध देते हैं। जन्म होते ही हमें कोई जाति का टैग लग जाता है, कोई धर्म का टैग लग जाता है, कोई समूह का टैग लग जाता है, कोई रेस का टैग लग जाता है। तुम इसी रेस का हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसी जाति का हो, वहाँ नहीं जा सकते, तुम इसी धर्म का हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम गर्ल हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बॉयज़ हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे करके बहुत सारी चेन्स में बंधवा दिया जाता है। रूसो कहते हैं ये चेन है, इसी चेन से सोसाइटी तुमको बांध देता है, लेकिन तुमको क्या करना है? यू हैव टू ब्रेक योर चेन इन ऑर्डर टू बी फ्री। फ्रीडम इज योर नेचुरल राइट, फ्रीज इज योर नेचुरल टेंडेंसी, फ्रीज इज योर बर्थ राइट, यू हैव टू बी फ्री, यू आर बॉर्न टू बी फ्री, ये कहते हैं रूसो। तो जैसे हम रूसो को पढ़ेंगे, बहुत सारे उनकी आइडियोलॉजी भी देखते जाएंगे। ओके, तो रूसो के बारे में थोड़ा बहुत उनके लाइफ स्केच थोड़ा देख लेते हैं। तो रूसो के विचार को जानने से पहले हमको पहले रूसो की टाइम को जानना पड़ेगा। रूसो के थॉट्स पैटर्न को जानने के लिए रूसो के लाइफ के सिनारियो को जानना पड़ेगा, ताकि हम उसको बेहतर से जान पाए। क्यों वो थॉट्स वो दे रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं, समाज को क्यों वो एक अभिशाप जैसे देख रहे हैं, एजुकेशन को क्यों वो बहुत ही बुरी तरह से लताड़ते हैं। ये सारा कुछ जानने के लिए हमको पहले उनका लाइफ स्केच को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो वो जब जन्म हो रहे हैं 1712 में फ्रांस के जेनेवा शहर में, उस समय में दुनिया में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा था। वो रेवोल्यूशन है साइंस का रेवोल्यूशन, जिसे हम रेनेसा कहते हैं। रेनेसा के चलते लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रहा था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसके साथ साथ दुनिया में साइंस का दबदबा बढ़ते जा रहा था। लेकिन 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 वहाँ पर जो छूट रहा था वो था मानवता के अंदर जो सरलता छिपी है, मानवता के अंदर जो इनोसेंसी छिपी है, ये सारा कुछ हैम्पर हो रहा था। हम मनुष्य से मशीन की तरफ जा रहे थे, हम भावनाओं से परे हम मशीन्स की तरफ जा रहे थे, मैकेनिकल थॉट्स की तरफ जा रहे थे, मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग की तरफ जा रहे थे। तो वहाँ से जन्म होता है जीन जैक रूसो का। और ये क्यों खास है? क्यों खास है कि दुनिया में यही पहला व्यक्ति होगा जो कि सिविलाइज्ड मैन को कहेगा कि तुम सिविलाइज्ड नहीं हो, तुम अनसिविलाइज्ड हो। और इनका जो कहना है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहना है, कि वो कहते हैं जो जितना सिविलाइज्ड है वो नेचर से उतना ही दूर है, नेचर से उतना ही कट ऑफ है। ये बहुत ही जबरदस्त वाक्य है बच्चों, इसको बहुत गौर से समझो। क्योंकि आप देखो, नेचर ने हमको क्या दिया है? नेचर ने हमको एयर दिया है, लेकिन सिविलाइज सोसाइटी क्या करता है? और हमने बहुत ही बड़े बड़े घर बनाए, कोठे बनवाए, महल बनवाए, और हमने घर को सील कर दिया ताकि बाहर का नेचुरल हवा आ ही ना पाए। और हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियली एयर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम लगा देते हैं, पंखा लगा देते हैं, कूलर लगा देते हैं, एसी लगा देते हैं। और समझो जिसके घर में जितना बड़ा कूलर है, जितना बड़ा एसी है, वो उतना ज़्यादा सिविलाइज्ड है, ऐसे हमारा मान्यता बन जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या है? आपने नेचर को छोड़ दिया। आप जितना ज़्यादा सिविलाइज्ड आपको दिखा रहे हो, आप खुद को दिखा रहे हो, आप उतने ही नेचर से दूर हो। ये कहना किसका है? रूसो का है। रूसो कितना गहरी बात कर रहे हैं, आप समझो इसको। तो रूसो की जो माँ है सुजेन बर्नार्ड, सुजेन बर्नार्ड का डेथ हो गया था रूसो के जन्म के ठीक 9 दिन के बाद। ओके, इसीलिए उनको रेज करना पड़ा मदर्स के सिस्टर को। ओके, और रूसो का जो भी एजुकेशन वगैरह हुआ है वो
छोटेपन में ही ज़्यादातर उनके फादर ने आइजैक रूसो ने उनको दिया है। आइजैक रूसो बहुत ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, वो एक वॉच मेकर थे। ओके, रूसो के फादर ने उनको बहुत सारा एजुकेशन दिया है, लेकिन ये कोई सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं था, बहुत ही रैंडम एजुकेशन था। कुछ नॉवेल उनको बता दिया, कोई प्रकृति के बारे में बता दिया, कोई जगह के बारे में बता दिया, यहाँ वहाँ के कुछ भी रैंडमली कुछ भी रूसो को सिखा देते थे उनके फादर। ओके, लेकिन रूसो के लाइफ में और एक ट्रेजेडी घटी जब उनको 10 साल हो रहा था। 10 साल के बाद उनके फादर जेनेवा भाग गए ड्यू टू सम क्रिमिनल एक्टिविटीज। पुलिस उनको ढूंढ रही थी और पुलिस से बचने के लिए उनके फादर जेनेवा को भाग गए। यहाँ से आता है जीन जैक रूसो के लाइफ पे टर्निंग पॉइंट। ओके, तो रूसो क्या करते हैं? रूसो, आप अगर रूसो को पढ़ोगे तो कोई फिलोसोफर तो ऐसे कहते हैं कि ये बहुत ही एक आवारा व्यक्ति है। रूसो को ऐसे भी कहते हैं, रूसो 30 साल भटकते रहे, 30 साल यहाँ वहाँ घूमते रहे। 30 ईयर्स, कैन यू इमेजिन? 30 ईयर्स। कहीं कहीं म्यूजिक बजाते थे, कहीं कहीं लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते थे। ये 30 ईयर्स में जो अनुभव इन्होंने लिया, जो समाज को देखा, दुनिया को देखा, बहुत सारे कंट्री घूमे, वहाँ से ही इनको प्रेरणा आई कि समाज कैसा होना चाहिए, समाज में क्या चल रहा है। ये अपनी लेख के द्वारा फिर समाज को धीरे धीरे क्रिटिसाइज करने लगे। ओके, फिर उनके लाइफ में आते हैं थेरेसा लेविसोर एज ए लाइफ पार्टनर। ओके, उनके थे 5 बच्चे। लेकिन आप रूसो को समझो, रूसो इतने गरीब थे कि उन सभी बच्चों को ऑर्फन होम में छोड़ना पड़ा, उनको अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा। और रूसो का डेथ हो गया 1778। तो ये था छोटा सा लाइफ स्केच, क्योंकि बहुत ही लंबा है इनका लाइफ अगर आप देखोगे, क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफी के बहुत ही गहरे विचारक है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स को ज़्यादा डीपली गहराई से ये हमको बताते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस वाले इनको बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं। एजुकेशन में कुछ भी आ रहा है इनका थॉट्स, तो एजुकेशन में भी हम इनको पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा उनका पॉलिटिकल थ्योरी को भी फिलोसफी में देखेंगे। ओके, तो फिलोसफी ऑफ लाइफ ऑफ रूसो। ओके, रूसो वाज ए नेचुरलिस्ट, ये तो हम सभी को पता है। रूसो क्या है? रूसो है एक नेचुरलिस्ट, और इनका जो थ्योरी है, इनका जो फिलोसफी है, इनका जो आइडिया है, 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। वो हो गया नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन और नेचुरल सिविलाइजेशन। तो ये कहते हैं नेचुरल मैन होना चाहिए, नेचुरल स्टेट भी होना चाहिए और नेचुरल सिविलाइजेशन होना चाहिए। और रूसो ये तीनों को बहुत ही गहरे तौर पे क्रिटिसाइज करते हैं। सिविलाइजेशन करप्ट हो गया है, स्टेट करप्ट हो गया है, सोसाइटी करप्ट हो गया है, मैन करप्ट हो गया है। इसके चलते हम सब सिविलाइज्ड होने के चक्कर में हमने नेचर से नाता तोड़ दिया है। तो क्या है नेचुरल स्टेट, क्या है नेचुरल मैन, क्या है नेचुरल सिविलाइजेशन, हम आगे चल के देखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम सिटीज आर द ग्रेव्स ऑफ सिविलाइजेशन। ये तो ग्रेव्स है, सिविलाइजेशन का ग्रेव्स है। सिटीज क्या है? सिविलाइजेशन ऑफ ग्रेव्स। तो मेटाफिजिक्स देखेंगे। रूसो के ज़्यादातर फिलोसॉफी पॉलिटिकल फिलोसॉफी से बिलोंग करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से बिलोंग करते हैं, और एजुकेशन अगर आप देखोगे ईमाइल के जरिए इन्होंने एजुकेशन थ्योरी भी दी है। तो ये तीनों ये रूसो के फिलोसॉफी के बेस है। तो हम ये तीनों को भी देखेंगे, पॉलिटिकल फिलोसॉफी भी थोड़ा बहुत जानेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो उनका एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफी है उनको भी देखेंगे, और ईमाइल का जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट दिया है वहाँ भी वो भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले हम जानते हैं कि रूसो ने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा है। ओके, रूसो 3 चीजों के बारे में गहरे विचार रखने वाले हैं। पहले हो गया नेचुरल मैन, नेचुरल स्टेट एंड नेचुरल सिविलाइजेशन। ओके, तो पहले नेचुरल मैन को थोड़ा देख लेते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में देख लेते हैं। रूसो कहते हैं कि all humans are inherently good, they are compassionate, they are natural by birth से ही वो सारे के सारे अच्छे होते हैं। ह्यूमन नेचर बहुत ही अच्छा होता है। उनका एक बहुत ही फेमस लाइन है, रूसो कहते हैं एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर। नेचर के हाथों से बना यह प्रकृति, यह दुनिया, यह संसार सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन इट इज करप्टेड बाय द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस।
समाज के द्वारा वो करप्ट हो जाता है, समाज के मान्यताएं उनको करप्ट कर लेता है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हम देख रहे हैं, स्कूल जो देख रहे हैं, वो उसको सिविलाइज्ड बनाने के चक्कर में उसको करप्ट कर देता है। इसीलिए तो वो कहते हैं मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। ये कहना किसका है? रूसो का है, रूसो का है। इसीलिए वो कहते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी आप देख रहे हो ना, ये जेम्स हॉफ के जैसा थ्योरी लगेगा। जेम्स हॉफ एक बहुत ही बड़े विचारक है पॉलिटिकल साइंस के। जेम्स हॉफ ये भी पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये जो सोशल थ्योरी देते हैं और रूसो जो सोशल थ्योरी देते हैं, ये दोनों में बहुत अंतर है। ये दोनों क्रिटिसाइज करेंगे समाज को, लेकिन जेम्स हॉफ क्या कहते हैं? जेम्स हॉफ कहते हैं सारे मनुष्य क्या है? सारे मनुष्य स्वार्थी है। ये जो भी कर रहे हैं अपने स्वार्थ के वशीभूत कर रहे हैं। अगर स्वार्थ नहीं होता तो ये कुछ भी करते नहीं है। ये किसको खाना दे रहे हैं तो भी स्वार्थ के बस दे रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चे को परवरिश कर रहा है तो माँ का भी कोई ना कोई स्वार्थ है। ऐसे कहेंगे जेम्स हॉफ, जेम्स हॉफ। और ये कहेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी दे रहे, सोशलाइजेशन का सिस्टम बता रहे या फिर सोशल थ्योरी दे रहे, जेम्स हॉफ क्या कह रहे हैं? हम खुद के सुरक्षा के लिए, हम खुद का सुरक्षा कर नहीं सकते। अगर कोई शेर ने हमको अटैक कर लिया तो हम खुद को सेफ कर ही नहीं सकते। इसके चलते हम क्या करते हैं? हम औरों के साथ कंबाइन होते हैं, सोसाइटी फॉर्मेट करते हैं, ग्रुप फॉर्मेट करते हैं ताकि हमको प्रोटेक्शन मिल सके। हमने क्या कहा? हमने औरों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दिया। मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगा, तुम मेरा प्रोटेक्ट करना। ये सोसाइटी का निर्माण करता है। ऐसे कहना है जेम्स हॉफ का। लेकिन इनको रिजेक्ट करते हैं, इनको मॉडिफाई करते हैं रूसो। रूसो क्या कह रहे हैं? रूसो कह रहे हैं कोई जम से स्वार्थी नहीं होता। मैन तो जम से इनहेरेंटली गुड ही रहता है। इनको क्या कर रहा है? सोसाइटी करप्ट कर रहा है। ओके, तो ये दोनों में बहुत सारा अंतर है। जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं ये ज़्यादा कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। ओके, थोड़ा बहुत आप भी जान लो ताकि आप बच्चों को बेटर क्लैरिफाई कर पाओ। फिर हो गया है नेचर ऑफ द स्टेट और स्टेट ऑफ द नेचर। ये स्टेट के बारे में, समूह के बारे में क्या कहते हैं ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं। स्टेट भी करप्ट हो गया है। क्यों करप्ट हो गया है? क्योंकि हमने स्टेट को सिविलाइज्ड करने की कोशिश किया है। हमने सिविलाइज्ड करने की कोशिश में स्टेट को ही करप्ट कर दिया है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखो स्टेट किससे बन रहा है? स्टेट ह्यूमन बीइंग से बन रहा है, और ह्यूमन बीइंग का थिंकिंग जैसा होगा स्टेट भी वैसा होगा ही। क्योंकि हमने सिविलाइज्ड किसको माना है? सिविलाइज्ड माना है जिसके घर में साइंस के जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा है, वो हमने कहा ज़्यादा सिविलाइज्ड है। जिसके घर में आधुनिक तकनीक, आधुनिक कुशलताएं ज़्यादा है, हमने समझ लिया कि वो ज़्यादा सिविलाइज्ड है। लेकिन ये क्या कर रहा है? ये हमारे नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग को हैम्पर कर रहा है, हमारे नेचर से कनेक्शन को छुड़ा रहा है। ओके, तो इसीलिए रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं स्टेट भी करप्ट हो गया है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, फिर नेचुरल राइट्स की बात करते हैं जीन जैक रूसो। ये कहते हैं, ये राइट्स बहुत ही हाई लेवल में बताते हैं। ये कहते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री, यानी कि हम सब जन्म से ही फ्रीडम के पात्र है, हमारे अंदर वो फ्रीडम है। लेकिन ये समाज ही हमें क्या कर रहा है? ये समाज ही हमें करप्ट कर रहा है। तो हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होना चाहिए? सोसाइटी का होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए। राइट टू लीव हमारा अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अधिकार है। हमने जो समूह क्रिएट किया, हमने जो गवर्नमेंट क्रिएट किया, इन्होंने हमें सिविलाइज्ड बनाने के चक्कर में हमारा जो फ्रीडम था उस फ्रीडम को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इसीलिए ज़्यादातर देखोगे कि रूसो ज़्यादातर क्रिटिसाइज करेंगे सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, या फिर स्कूल को क्रिटिसाइज करेंगे। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, चर्च को ये क्रिटिसाइज करेंगे। ओके, और ये जो है जनरल विल का कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। रूसो का ही ये स्पेशल देन है फिलॉसफी को, या फिर ऐसे कह सकते हो पॉलिटिकल साइंस के फील्ड को। जनरल विल का कॉन्सेप्ट, जनरल विल का मतलब क्या है? जनरल
विल का मतलब है ये कलेक्टिव विल को बता रहा है, ये समाज के इच्छाओं को बता रहा है। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज़ एन आइडियलाइज्ड कॉन्सेप्ट दैट रिफ्लेक्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। ये कम्युनिटी की बात करता है, ये समाज की कॉमन इंटरेस्ट की बात करता है, ये जिस कार्य से सारे समाज की भलाई होनी चाहिए, जिस कार्य से सारे समाज में परिवर्तन आना चाहिए, उस कार्य को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये टाइम था यहाँ पर किसका दबदबा ज़्यादा था, ज़्यादातर आप देखोगे कि रिच और पुअर का कॉन्सेप्ट बहुत ही हाई लेवल का था। रिच के पास सब कुछ था, पुअर के पास कुछ ही नहीं था। और रिच शोषण कर रहे थे किसका, पुअर का शोषण कर रहे थे। इसीलिए रिच ही नियम बनाते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे कुछ नियम ये बना रहे थे। ये नियम बना ही नहीं पा रहे थे। ये कितने थे आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 1% ये होंगे और ये 99% होंगे, लेकिन ये 1% ही इनके लिए सारा कुछ बना रहे थे, नीति नियम जो भी है, ओके, लॉ वगैरह, इनके विल ही ये सब के लिए बाध्य होता था। लेकिन रूसो कह रहे हैं कि समाज तो इन सबको लेकर बन रहा है, जिसका मेजोरिटी ज़्यादा है उसका विल के हिसाब से समाज होना चाहिए। इसको वो कॉन्सेप्ट देते हैं जनरल विल। जो पॉलिटिकल साइंस थ्योरी पढ़ते हैं उसको भी बहुत सारी डिवाइड करते हैं, एक्चुअल विल, रियल विल और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप जस्ट इतना याद कर लो, जनरल विल का कॉन्सेप्ट ये रूसो ने दिया है, ओके। फिर हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनका एक बहुत ही फेमस बुक है, लेकिन इनका जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसीलिए इनका थ्योरी को भी कह दिया जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जरिए ये किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, जेम्स हॉब को ये रिजेक्ट कर रहे हैं, जेम्स हॉब्स को। क्योंकि हॉब्स जो बताते हैं ह्यूमन जो जन्म से ही स्वार्थी है, जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ उसके अंदर छुपा हुआ है, भरा हुआ है। एक छोटा सा बच्चा भी माँ का दूध ले रहा है, मतलब वो जीने के लिए ले रहा है, ये भी स्वार्थ का एक लक्षण। ये बहुत ही गहरा विचार करने वाला ये है, लेकिन रूसो इसको रिजेक्ट करते हैं। तो रूसो क्या कहते हैं, रूसो क्यों जेम्स हॉब से अलग है, क्योंकि जेम्स हॉब कह रहे हैं सोसाइटी का निर्माण कैसे हो रहा है, सोसाइटी का निर्माण का आधार है स्वार्थ। लेकिन रूसो कह रहे हैं सोसाइटी का निर्माण या फिर आधार स्वार्थ नहीं है। ये कह रहे हैं हम में जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हम में जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हम में जो नेचुरल फ्रीडम की भावनाएं है, वो कंपेशन हो गया या फिर इनहेरेंटली गुड क्वालिटीज हो गए, वो सारा का सारा जो करप्ट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे, हम सोसाइटी का निर्माण करेंगे, समूह का निर्माण करेंगे, ग्रुप का निर्माण करेंगे, so that we can protect our natural state of being, our natural rights। इसीलिए इनका थ्योरी को बताया जा रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हम सब जन्म से फ्री है। हमने सोसाइटी क्यों क्रिएट किया है, हमारे अंदर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है कि आप हमें प्रोटेक्ट करो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे जो नेचुरल राइट्स है, नेचुरल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आप हमें प्रोटेक्शन दो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। इसके चलते समाज में जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग होना चाहिए उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम नेचुरली लीव कर सकते हैं, ओके। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही खास है, क्योंकि ये कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा, सोशल विल के बारे में बात करेगा, ये फ्रीडम के बारे में बात करेगा। लेकिन समाज में हुआ क्या है, समाज में ज़्यादातर फ्रीडम है ही नहीं, जिस टाइम रूसो कह रहे हैं, ओके। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब हो गया सार्वभौमत्व। सार्वभौमत्व का मतलब क्या हो गया, सार्वभौमत्व का मतलब हो गया, अगर हम देखेंगे कि उसी टाइम क्या हो रहा था, उसी टाइम पावर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पावर का मतलब बहुत ही चुने गुने व्यक्ति ही थे जिनके हाथों में पावर था और वो सारे स्टेट में राज करते थे। लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन जो रूसो का कॉन्सेप्ट है, जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, सोशल विल का कॉन्सेप्ट है, वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है मेजोरिटी लोगों की थिंकिंग जो होगा, जनरल पीपुल की थिंकिंग जो होगा, उसी के आधार पे ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। वही तो सार्वभौमता है ना, सोवरेनिटी वही तो है। इसीलिए इनका जो सोवरेनिटी है ये चैलेंज करता है, किसको चैलेंज करता है? जो ट्रेडिशनल नोशंस है, जो कि मोनार्ची है, जो कि डिवाइन राइट है, जो थ्योरी ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट उसी टाइम था, उसको वो चैलेंज करता है। इस आगे चल के इन्हीं के टाइम में जो हुए हैं हीगेल भी क्या बताती है? थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में जो बताती है, इनके अगेंस्ट है, थ्योरी ऑफ स्टेट के ये अगेंस्ट है, क्योंकि ये बता रहे हैं मेजोरिटी पीपुल, जनरल पीपुल जो है उनको आगे रखना चाहिए, उनके विल को, उनके इच्छाओं को आगे रखना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए। यही है रूसो की सॉवरेनिटी। ओके, फिर हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। लैंग तो ऐसे कहती है कि जैसे आइडियलिज्म डिसिप्लिन की बात करता है, वैसे नेचुरलिज्म फ्रीडम की बात करता है। तो फ्रीडम के ऊपर तो रूसो ने बहुत ही ज़्यादा बोला है। रूसोज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज मल्टी फेसेट, कई आयाम थे, बहुत सारे आयाम थे। क्या थे? तो रूसो ज़्यादातर क्या करेंगे? रूसो ज़्यादातर दो टाइप के फ्रीडम की बात करेंगे। एक तो हो गया नेचुरल फ्रीडम, एक अलग सा हो गया सिविल फ्रीडम। नेचुरल फ्रीडम में वो बात करेंगे वो फ्रीडम जो कि एक्सटर्नल कंट्रोल से परे है, फ्रीडम फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल। लेकिन सिविल फ्रीडम जो कहेंगे वो हो जाएगा फ्रीडम फ्रॉम द वूंड्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोसाइटी के कंट्रोल से वो परे हो जाना, यही तो है सिविल फ्रीडम। ये दो टाइप के फ्रीडम की बात करेंगे। फिर एजुकेशन के बारे में इनका जो इमाइल बुक है ना, इमाइल बुक में जो 5 चैप्टर उन्होंने लिखा है, उन्हीं 5 चैप्टर में कैसे आइडियल एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों की परवरिश कैसे होना चाहिए, फ्रॉम इन्फांट से लेके, चाइल्डहुड से लेके, एडल्टहुड से लेके सारे एजेस को वो एक कंपाइल करके जो एजुकेशनल ट्रीटाइज दिया है इमाइल में, ये सारा कुछ इमाइल बुक में आपको जानने को मिलेगा, जो कि आगे चल के हम देखेंगे भी। ओके, तो ये सब हो गया मेटाफिजिकल एस्पेक्ट। फिर देखेंगे एपिस्टोमोलॉजी में ज़्यादातर आप देखने को पाओगे कि जितने बड़े एजुकेशनल थिंकर होते हैं वो सारे नॉलेज के प्रोसेसेस को, नॉलेज के वे को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर नॉलेज के बहुत सारे आयामों के बारे में बात करते हैं। लेकिन रूसो ज़्यादातर एपिस्टोमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि रूसो जो है वो फिलोसॉफिकल वे में, सोशल फिलोसॉफी के आधार पे सोसाइटी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन नॉलेज के बारे में ज़्यादातर ये बातें नहीं करते। फिर भी हम उनके थ्योरी में कुछ कुछ जो एपिस्टोमोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको भी थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो रूसो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर है, या फिर ह्यूमन है, या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट है, उन्हीं से ही हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उन्हीं को हम कह सकते हैं दे आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज, या फिर सोर्सेस ऑफ एजुकेशन। क्योंकि वो नेचर की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, या फिर नेचुरल ह्यूमन की बात करेंगे, और फिजिकल एनवायरनमेंट की ही बात करेंगे। लेकिन अगर आप रूसो को अच्छे तरह से पढ़ोगे तो रूसो बहुत ही अगेंस्ट है, किसके? साइंस के अगेंस्ट है। क्योंकि वो जिस टाइम आ रहे हैं उस टाइम साइंस का रेवोल्यूशंस मानो रेनेसा चल रहा था, और उसी टाइम वो साइंस के अगेंस्ट में खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। क्योंकि उनका जो 37 एज में जो लेख उनको ज़्यादा पॉपुलर किया था वो लेख था ए डिस्कर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स। ये जो पुस्तक है ना, पुस्तक तो नहीं, ये एक ऐसे कंपटीशन चल रहा था उनकी ही देश में, और वहाँ पर जो ये रिप्रेजेंटेशन दिए थे ए डिस्कर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, और साइंस के बारे में इतना डिटेल्स में इन्होंने बताया था कि साइंस के आने से क्या होने वाला है, या फिर क्या हो रहा है, समाज कैसे नेचर से दूर हो रहा है। इतना एब्स्ट्रैक्ट वे में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था कि उनके जो दिया गया अभिभाषण था उनको लोगों ने मोनोग्राफ कर लिया, वो सारे तरफ फैल गया, और इतना प्रसिद्धि इनको मिला था कि यहाँ से ही उनका जो लेखक का परिचय यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, तो एपिस्टोमोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट
आता है जो कि है एम्पायरिसिज्म। एम्पायरिसिज्म क्या है? अगर आप देखोगे कि जहाँ भी ऑब्जेक्ट की बात किया जाएगा, एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात किया जाएगा, वहाँ पर एम्पिरिसिज्म होगा ही होगा, चाहे वो नेचुरलिज्म हो जाए चाहे वो रियलिज्म हो जाए। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है, दुनिया है, तो आप उसको किस आधार पे एक्सपीरियंस करोगे? आप अपने इंद्रियों के आधार पर, सेंस के द्वारा एक्सपीरियंस करोगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर रियलिज्म दिया हुआ होगा, नेचुरलिज्म दिया हुआ होगा, सेंसर्स आर द गेटवे टू एक्सपीरियंस, ऐसे करके क्वेश्चन दिया होगा, तो क्या करेंगे? अरे भाई, जहाँ भी ऑब्जेक्ट की बात होगा ना, वहाँ पर रियलिज्म भी आएगा, वहाँ पर नेचुरलिज्म भी आएगा। क्योंकि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ पर सेंस एक्सपीरियंस आएगा ही आएगा। आम है तो आम को आप कैसे पहचानोगे? आंखों के द्वारा पहचानोगे, स्मेल के द्वारा पहचानोगे, टेस्ट के द्वारा पहचानोगे। जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ पर सेंसोरी एक्सपीरियंस होगा ही होगा। यही तो एम्पिरिसिज्म है ना। इसीलिए रूसो के जो एपिस्टोमोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं एम्पायरिसिज्म की बात करता है। ओके, फिर रूसो क्या आर्गुमेंट देते हैं? रूसो आर्गुमेंट देते हैं कि हम सेंसेस के द्वारा ये दुनिया को इंटरेक्ट करके नॉलेज को प्राप्त करते हैं। वी कैन एक्वायर नॉलेज थ्रू आवर सेंसेस एंड थ्रू इंटरेक्शंस, ये कहना है रूसो का। रूसो इनेट आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं, जैसे डेकार्ट कहते हैं, जैसे स्पिरिचुअल पर्सन्स कहते हैं, जैसे स्पिरिचुअल फिलोसोफर, आइडियलिस्ट फिलोसोफर कहते हैं शाश्वत आइडियाज़ हमारे अंदर है, या फिर शाश्वत चैतन्यता हमारे अंदर है, या फिर इटर्निटी की वो बात करेंगे, या फिर डिविनिटी की बात करेंगे, इनर वैल्यूज़ की बात करेंगे, इनेट आइडियाज़ की बात करेंगे। इसको वो रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करते हैं, कौन रिजेक्ट कर रहा है? रूसो रिजेक्ट करती है। क्यों रिजेक्ट कर रही है? वो कहती है ह्यूमन माइंड इज जस्ट लाइक टेबुला रासा। ये नेचुरलिज्म का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि जॉन लॉक देते हैं। टाबुला रासा कॉन्सेप्ट ये यहाँ पर ही आया हुआ है। ये नेचुरलिज्म का कोर आइडियोलॉजी है। ये क्या कहते हैं? ये नेचर के थ्रू सीखते हैं, ये अपनी एक्सपीरियंस सेंसेस के द्वारा गेन करती है। ऑल नॉलेज इज एक्वायर थ्रू एक्सपीरियंस। ओके, एक्सपीरियंस के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ओके, ये मानना है रूसो का या फिर नेचुरलिस्ट वालों का। ओके, फिर हो गया एजुकेशन एंड नॉलेज। नॉलेज के बारे में और क्या क्या कहते हैं? ओके, तो रूसो इम्फसाइज करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर, एक्सप्लोरेशन के ऊपर, डिस्कवरीज के ऊपर। इसीलिए तो इनको मेथड को कहा जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी, बच्चे क्या करेंगे? बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, सेंसेस के द्वारा एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करेंगे। ये अगेंस्ट थे रूट मेमोराइजेशन के ऊपर और फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर। फॉर्मल एजुकेशन या फिर स्कूल को, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि चर्चेस को इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा है। ओके, तो ये था हमारे एपिस्टोमोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो फिर हम देख लेते हैं एक्सियोलॉजी क्या कहता है। तो कौन से वो वैल्यू के ऊपर ये बात करते हैं, कौन सी मोरालिटी की बात करते हैं, कौन सी एथिक्स की बात करते हैं, वो भी थोड़ा हम देख लेते हैं, जिसको कहते हैं हम एक्सियोलॉजी या फिर मूल्य मीमांसा। टीचिंग ऑफ वर्च्यूज, किस वर्च्यू को टीच करना चाहिए, इसके बारे में रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं डोंट टीच वर्च्यू रादर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइसेस। बच्चों को कोई भी वर्च्यू, कोई भी गुण सिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना आप सिखाने की कोशिश करोगे उतना वो नेचुरल मैन से सिविलाइज्ड मैन बनता जाएगा, यानी कि नेचर से दूर होता जाएगा। इसीलिए उनको सिखाओ ही मत, उनको नेचुरली छोड़ दो। लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइसेस, बुरे से उनको बचाओ, अपने आप वो अच्छे हो जाएंगे। जस्ट आपको यही काम करना है, जस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइसेस। ओके, तो ये कहना है रूसो का। फिर एथिक्स के बारे में या फिर मोरालिटी के बारे में ये क्या कहते हैं? जन्म से ही ह्यूमन क्या है? ह्यूमन गुड ही है, इंट्रिंसिक गुड है। इसीलिए तो वो कहते हैं एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नेचर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द ऑथर ऑफ द नेचर आर गुड।
सभी चीज़ें जो नेचर से बन के आ रही है वो सही है, वो गुड है, वो हाईएस्ट है, लेकिन हम उसको करप्ट कर देते हैं। हमारी सोसाइटी उसको करप्ट कर देता है और करप्ट करते करते उसको अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग से दूर कर देता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग से, नेचुरल मैन से वो सिविलाइज्ड मैन हो जाता है। ओके, फिर रूसो मोरल फिलोसॉफी के बारे में क्या कहेंगे। रूसो के जो मोरल फिलोसॉफी है कहीं ना कहीं नेचर की तरफ इंडिकेट करता है, या फिर नेचुरल वे में, विट्रियस वे में जीवन को जीने की बात की तरफ इंडिकेट करता है। ओके, इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जहाँ पर ये सोसाइटी को ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देते हैं, वो है जनरल विल का कॉन्सेप्ट। जनरल इंटरेस्ट की वो बात करते हैं, सभी को लेके आगे बढ़ने की बात करते हैं। ये हो गया, ये ज़्यादातर आप देखोगे ये सॉवरेनिटी की बात करते हैं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, कॉमन गुडनेस की ये बात करते हैं। ओके, तो ये है कोर आइडियोलॉजी या फिर कोर वर्च्यू ऑफ रूसो। तो रूसो कहते हैं कि सारे मनुष्य जन्म से ही अच्छे होते हैं, कॉम्पैशनेट होते हैं, सभी अच्छाई उनमें भरी हुई होती है, लेकिन 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 सोसाइटल इंस्टीट्यूशन जो है, ज़्यादातर स्कूल या फिर चर्चेस है, ये सिविलाइज्ड बनाने की कोशिश में क्या कर रहा है, हमें करप्ट कर रहा है, हमारे इनहरेंट गुडनेस को ये सीज कर रहा है, करप्ट कर रहा है, हमें इनइक्वालिटीज भर रहा है। इनका एक बहुत ही बड़ा एक पुस्तक भी है जो कि है ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, बहुत ही फेमस बुक है। यहाँ पर भी आप ये जो इनइक्वालिटी की बेस है, यहाँ पर भी बहुत ही गहरे विचार आप रूसो के पाओगे। ओके, तो रूसो का जो कोर आइडियोलॉजी है, कोर फिलोसॉफी है, वो है आइडिया ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम की बात करेंगे। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। ये कॉन्सेप्ट किसको बता रहा है, ये मैन की फ्रीडम की बात कर रहा है। और ये फ्रीडम को, जैसे हमने पहले भी फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया है, दो फ्रीडम की बात करते हैं। ओके, तो ये सब हमने पहले डिस्कस कर दिया है। फिर एक बहुत ही बड़ा पॉइंट जो रूसो कहते हैं, ये कहते हैं एवरी इंडिविजुअल शुड बी फ्री टू लीव। लेकिन क्या कर रहा है यहाँ पर जो अथॉरिटी है, ये क्या कर रहा है, हमारे जो फ्रीडम है उसको सीज कर रहा है थ्रू वेरियस रूल्स एंड वेरियस रेगुलेशंस एंड वेरियस कॉस्टम्स एंड बहुत सारे आयामों के द्वारा हमें रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। उनका जो कॉन्सेप्ट है सिविल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, ये कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ झुकता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इम्फासाइज करता है, और ये बताता है कि इंडिविजुअल क्या करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड गवर्नमेंट। ओके, सोसाइटी में पीस हो, सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी हो, सोसाइटी में इक्वालिटी तभी आएगा जब आपको समान क्षमता दोगे, समान रूप में ट्रीट करोगे। सोवरेनिटी जहाँ पर होगा, सभी को अधिकार होगा चुनने की, सभी को अधिकार होगा अपनी आवाज़ को रखने की, तभी आप एक सिविल फ्रीडम की बात कर पाओगे, तभी आप एक बेटर स्टेट की कल्पना कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट है सिविल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, और ये देते हैं रूसो। ओके, फिर रूसो जो है सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। इन टर्म ऑफ सोशल ये मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं। ये क्रिटिसाइज करते हैं जो एक्सट्रीम वेल्थ है, इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, इसको ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ओके, और इनका जो आइडिया ऑफ इक्वालिटी है ये कहीं ना कहीं जनरल विल के आधार पर खड़ा है, क्योंकि जनरल विल में हमने देखा कि सभी लोगों को, ज़्यादातर जो नॉर्मल पीपुल है, जनरल पीपुल है, ऑर्डिनरी पीपुल है, उनको आगे करने की बात करता है। अगर हम उनको आगे करेंगे तभी तो वो इक्वालिटी बेस हो पाएगा। जब वो आगे बढ़ेंगे, जब वो लॉ फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, गवर्नमेंट बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, इसी को तो आप कहोगे ना इक्वालिटी, क्योंकि सभी आगे आ रहे हैं, सभी बढ़ रहे हैं, सभी को मौका मिल रहा है इक्वली। ओके, फिर हो गया एस्थेटिक के बारे में। ये क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं, रूसो सेलिब्रेट करते हैं ब्यूटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर को। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि एजुकेशनल
कॉन्टेक्स्ट में रूसो ने क्या क्या कहा है। ओके, तो अब हम जानेंगे एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसो, या फिर रूसो ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, या फिर एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रूसो। ओके, तो पहले हम जान लेते हैं उन्होंने एजुकेशन के बारे में या फिर शिक्षा के बारे में क्या। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह प्रोसेस है डेवलपमेंट का जो हमें लाइफ को इंजॉय करने की क्षमता देता है, या फिर लाइफ को रैशनल वे में देखने को सक्षम बनाता है, या फिर हार्मोनियस बैलेंस क्रिएट करने की वो कला हमें सिखाता है, वो है एजुकेशन। ओके, इसके साथ साथ रूसो क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं टू लिव इज नॉट मियरली टू ब्रीथ, इट इज़ टू एक्ट। जीने का मतलब यह नहीं है कि हम बस सांसें ले रहे हैं, मैकेनिकल वे में सांस लेना जिंदगी नहीं है या फिर जीवन नहीं है। इसका मतलब यह है कि टू मेक यूज़ ऑफ आवर ऑर्गन, हम हमारी इंद्रियों का अच्छे से व्यवहार कर पा रहे हैं, टू एक्सप्लोर दीज वर्ल्ड्स। ओके, सेंसेस का हमारी फैकल्टीज़ जो है, जानने की जो फैकल्टीज़ है, ज्ञान के जो फैकल्टीज़ है, उसको हम बेटर वे में यूज़ कर पा रहे हैं, प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर पा रहे हैं, जो कि हमें हमारे एग्जिस्टेंस का अनुभव कराएगा। वही तो वास्तव में शिक्षा है ना। शिक्षा के द्वारा हम हमारे ऑर्गेन को अच्छे तरीके से यूज कर पाए, ताकि हमारे खुद की एग्जिस्टेंस को हम फील कर पाए, वजूद को हम साबित कर पाए, ताकि हम प्रूव कर पाए कि हमारा भी एग्जिस्टेंस है। और जो सबसे गहरी बात रूसो कहते हैं, रियल एजुकेशन मतलब क्या है। रियल एजुकेशन मतलब नेगेटिव एजुकेशन, नकारात्मक शिक्षा ही सबसे बेहतरीन शिक्षा है, या फिर ऐसे आप कह सकते हो नेचुरल एजुकेशन या फिर नेगेटिव एजुकेशन ही रियल एजुकेशन है, हाईएस्ट एजुकेशन है, ये कहना है रूसो का। ओके, तो क्या है शिक्षा का लक्ष्य, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन एज पर रूसो। रूसो के जो भी एजुकेशनल थॉट्स है आप कौन से पुस्तक में पाएंगे, ईमाइल पुस्तक में पाएंगे, जिनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है ऑन एजुकेशन के नाम पर। ओके, ईमाइल और ऑन एजुकेशन में ही एजुकेशनल थॉट्स पाएंगे, एम्स ऑफ एजुकेशन पाएंगे, क्या है वो मेथड पाएंगे, सारे एजुकेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप पाएंगे। तो पहले हम देखेंगे एम्स ऑफ एजुकेशन। तो जो सबसे पहला एम रूसो बताते हैं कि क्या है शिक्षा का लक्ष्य, वो बताते हैं कि टू प्रिजर्वेशंस ऑफ नेचुरल गुडनेस, हमारे अंदर जो जन्म से ही नेचुरल गुडनेस होता है उसको प्रिजर्व करना शिक्षा का लक्ष्य है। अगर वो सही शिक्षा होगा तो आपके अंदर जो नेचुरल गुडनेस है, जो आपको नेचुरल मैन बनाने वाला गुण है, उस गुण को वो प्रिजर्व करेगा, उस वैल्यू को वो प्रिजर्व करेगा। ओके, इसीलिए रूसो कहते हैं इट इज़ टू प्रिजर्व एंड नर्चर द नेचुरल गुडनेस। ओके, फिर वो आर्गू करती है कि यह जो नेचुरल गुडनेस है किसके लिए करप्ट हो रहा है, सोसाइटी के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए यह करप्ट हो रहा है। जो इनहेरेंटली हमें गुडनेस मिला है वो गुडनेस हमारा खंडन हो रहा है, करप्ट हो रहा है। रूसो बताते सेकेंड एम ऑफ एजुकेशन एज द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमी, हमारे अंदर ऑटोनोमी डेवलपमेंट कराना भी शिक्षा का सबसे अहम लक्ष्य है। ऑटोनोमी इन द सेंस हमारे अंदर इंडिविजुअल ऑटोनोमी या फिर सेल्फ रिलायंस डेवलप्ड हो, हम इंडिपेंडेंटली थिंक कर पाए, हम इंडिपेंडेंटली चॉइस ले पाए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले पाए, यही है सबसे बड़ा ऑटोनोमी। क्योंकि ये जो समाज क्रिएट हो रहा था, ये डिपेंडेंसी का समाज क्रिएट हो रहा था ड्यू टू साइंस, क्योंकि अब मशीन के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। अगर आपको गर्मी लग रही तो आपको पंखा चाहिए, गर्मी लग रही है तो आपको क्या चाहिए, कूलर चाहिए, भाई एसी चाहिए, तभी आपको ठंडक लगता है। ये क्या है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द मशीन्स, और या फिर साइंस आप कह सकते हैं। ऐसे डिपेंडेंसी से ऊपर उठने का काम कौन करवाएगा, एजुकेशन करवाएगा। इसीलिए रूसो कहते हैं इट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन टू डेवलप ऑटोनॉमी विद इन अस। ओके, फिर जो तीसरी बताते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हमें ज़्यादातर क्या डेवलप करवाना है, एक्सपीरियंस डेवलप करवाना है। क्योंकि
जितना जितना हमारे अंदर एक्सपीरियंस डेवलप होगा उतने बेटर हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, नेचर के साथ हमारा बेटर इंटरेक्शंस बढ़ेगा। इसीलिए रूसो कॉन्सेप्ट कौन सा देते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो रियल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, उसको अनुभव करने के लिए आपके पास इंद्रियां ही है। जितने आपको बेटर इंद्रियों को चैनलाइज कर पाओगे, जितना आप इंद्रियों के द्वारा यह संसार को एक्सपीरियंस कर पाओगे, उतना आप बेहतर तरीके से आप एक हैप्पी लाइफ क्रिएट कर पाओगे। इसीलिए रूसो क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब हम सीधे हमारे इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस करें, संसार को एक्सप्लोर करें, संसार के साथ बेटर इंटरेक्ट करें या फिर नेचर के साथ बेटर इंटरेक्ट करें। फिर रूसो कहते हैं एजुकेशन, फिर रूसो की जो एजुकेशनल फिलॉसफी है ये ज़्यादातर इंडिविजुअलाइज्ड फिलॉसफी है। इंडिविजुअलाइज्ड फिलॉसफी क्यों इंडिविजुअल फिलॉसफी है, क्योंकि ये ज़्यादातर किसके ऊपर बेस्ड होगा, ये क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड है, क्योंकि ये चिल्ड्रेन के यूनिकनेस को बेस करेगा, या फिर ऐसे आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ये ज़्यादा तवज्जो देगा। बच्चों के नीड के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से ये खुद को ढालेगा, उसी के आधार पे एजुकेशन को सेट करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन हो गया, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक फिजिकली हेल्दी और टू एंश्योर द फिटनेस ऑफ द फिजिकल बॉडी। क्योंकि रूसो जो कॉन्सेप्ट देते हैं या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक्सपीरियंस करेंगे इंद्रियों के द्वारा, यानी कि उस इंद्रियों का विकास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि रूसो फिजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, फिजिकल बॉडी के बारे में बात करते हैं, फिजिकल दुनिया रियल है इसके बारे में बात करते हैं। इसीलिए जो फिजिकल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने वाला फैकल्टीज है वो है बॉडी या फिर 5 सेंसेस है। इसीलिए रूसो कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है इन ऑर्डर टू डेवलप आवर हेल्थ, इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर हेल्थ, इन ऑर्डर टू सस्टेन आवर बेटर हेल्थ। इसीलिए वो फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा गौर करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। ओके, वो बिलीव करते हैं कि फिजिकल हेल्थ या फिर फिटनेस वेर एसेंशियल फॉर ए वेल अराउंड एजुकेशन। इसीलिए रूसो कहते हैं सेंसोरी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सेंसेस के द्वारा ही इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, गेटवे टू द वर्ल्ड को जानना है, नॉलेज को जानना है तो सेंस के द्वारा ही हम जानेंगे। इसीलिए सेंसेस की डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कौन करेगा, ये करेगा एजुकेशन। ओके, जितना ज़्यादा हमारा सेंसेस बेटर डेवलप्ड होगा, हम ये दुनिया की सौंदर्य को अच्छी तरीके से महसूस कर पाएंगे, उसको एंजॉय कर पाएंगे, उसको एप्रिसिएट कर पाएंगे। ओके, इसीलिए रूसो क्या सजेस्ट करते हैं, रूसो सजेस्ट करते हैं कि बच्चों को कहाँ पर एंगेज होना चाहिए, नेचुरल वर्ल्ड में एंगेज होना चाहिए। इसीलिए जब जितना बच्चे क्या करेंगे, नेचुरल वर्ल्ड के साथ एंगेज होंगे, उनका नेचुरल टेंडेंसी ज़्यादा डेवलप्ड होगा, वो बेहतर ढंग से नेचर के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। इसीलिए क्या कहते हैं रूसो, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट कहते हैं कि डोंट सेव योर टाइम, लूज योर टाइम, लूज योर टाइम। अपनी समय को नेचर में स्पेंड करो, समय को बचाना नहीं है भाई, लूज द टाइम इन द लैप ऑफ मदर नेचर। फिर ये कहते हैं एजुकेशन का काम है हैप्पीनेस या फिर फुलफिलमेंट गेन करना। ये तो सबसे बड़ा गोल मानते हैं जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से संसार को देखते हैं। हमने रियलिज्म में भी यह पढ़ा था कि हैप्पी लिविंग का कॉन्सेप्ट कौन दे रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट को रियल मानते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड वर्ल्ड को रियल मानते हैं, वो हैप्पी लिविंग की बात करते हैं। इसीलिए एजुकेशन का काम क्या हो गया, एजुकेशन का काम हो गया टू लीड द इंडिविजुअल टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। ओके, कैसे यह होगा, ये होगा बाय अलाउइंग देम टू डेवलप देयर नेचुरल पोटेंशियल, मेंटेन देयर मोरल इंटीग्रिटी एंड लीड ए लाइफ इन हार्मोनी विद द
ट्रू नेचर, ये काम केवल और केवल एजुकेशन के द्वारा ही संभव है। ओके, तो क्या है कोरिकुलम, क्या है मेथड ऑफ टीचिंग, ये भी हम देख लेते हैं। इनके जो इमाइल पुस्तक है, इमाइल पुस्तक में इन्होंने 5 चैप्टर दिए हैं और पांचों चैप्टर में क्या क्या पढ़ाना चाहिए, कौन कौन सी स्टेज को क्या क्या मेथड में टीच करना चाहिए, बहुत ही डीपली कॉम्प्रिहेंसिवली रूसो ने बताया है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। इमाइल का जो पहला चैप्टर है जिसको वो कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, ये इन्फेंसी स्टेज ज़्यादातर आप देखोगे कि 0 से 5 एज तक ही होता है। और यहाँ पर कौन से कोरिकुलम की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड सेंसेस, क्योंकि बच्चा है, इन्फेंट है, तो वहाँ पर हम बॉडी की डेवलपमेंट करेंगे, उसके साथ साथ सेंसेस की डेवलप करेंगे, क्योंकि सेंसेस के द्वारा ही वो दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। और उसके साथ साथ मोरल कंजर्वेशन करेंगे मदर टंग के द्वारा। ओके, फिर रूसो क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं कि यह वो एज है जिस एज में हमको मोरालिटी सिखाना नहीं है। क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, डिफेयर फ्रॉम डेवलपिंग एनी बैड हैबिट। आप बस उसको वाइसेस से प्रोटेक्ट कर लो, वो अपने आप ही गुड हो जाएगा। डू नॉट टीच वर्च्यू टू द चाइल्ड, जस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइसेस। ये हो गया कोरिकुलम फर्स्ट स्टेज में। उसके और उसी स्टेज में कौन से मेथड देना चाहिए उसी टाइम, क्योंकि ये इंद्रिय के ऊपर ज़्यादा रिलेबल है इस स्टेज में। तो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस हो गया सबसे बड़ा मेथड, या फिर प्ले वे मेथड, क्योंकि बच्चा छोटा है तो खेलने के लिए ज़्यादा पसंद करेगा, तो टीचिंग प्ले वे मेथड में होना चाहिए। ओके, तो जो सेकेंड कैटेगरी है या फिर सेकेंड ग्रुप है वो है चाइल्डहुड। ओके, चाइल्डहुड का एज वो बताते हैं 5 से 12 ईयर ऑफ, और रूसो बताती है कि इस एज के बच्चों को क्या कोरिकुलम सजेस्ट करना चाहिए। वो कहते हैं लर्निंग एवरीथिंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा अब बच्चे सीखेंगे। तो हमारा कोरिकुलम क्या होगा, जो बच्चा देख के सीख पाए, 5 इंद्रियों के द्वारा बेटर एक्सपीरियंस कर पाए, ऐसे ऐसे सिलेबस, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट। रूसो कहते हैं ये जो 5 से 12 एज है ना, ये बहुत ही क्रूशियल एज है। इस टाइम पर बच्चे को कोई भी बुक देना नहीं चाहिए, इनका डेवलपमेंट नेचुरली होना चाहिए, इनको नेगेटिव एजुकेशन देना चाहिए। नेचर के लैब में ये ज़्यादा बेहतर सीखेंगे, एक्सपीरियंस के द्वारा बेहतर सीखेंगे, ऑब्जर्वेशन के द्वारा बेहतर सीखेंगे। तो इस एज के बच्चों के लिए क्या कोरिकुलम सजेस्ट करती है रूसो, ये कहते हैं कि फ्री प्ले, मूवमेंट या फिर एक्शन बेस्ड कोरिकुलम होना चाहिए, क्योंकि बच्चा मूवमेंट करने की कोशिश करता है, बच्चा खुद करने की कोशिश करता है। इसको क्या करना है, इसको पेड़ चढ़ने दो, इसको नदी में तैरने दो, तैर के ये ज़्यादा बेहतर सीखेगा, पेड़ को चढ़ के ये ज़्यादा बेहतर सीखेगा। ओके, कोई बुक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको मत दो, कोई बुक्स उसको पढ़ाओ ही नहीं, ये कहना है रूसो का। तो ये कौन से मेथड के बारे में बताएंगे, ये जो स्टेज है इस स्टेज में ज़्यादातर बच्चे एक्सप्लोर करने के लिए देखते हैं, इसीलिए उनको प्रैक्टिकली प्रकृति के साथ कनेक्शन में लाना चाहिए। तो जब प्रैक्टिकली वो कनेक्ट होगा तो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाएगा। ये कहते हैं सेल्फ लर्निंग मेथड होना चाहिए, बच्चे खुद सीखे, लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस, खुद जानेंगे। लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, जब बच्चा खुद पेड़ चढ़ेगा तो उसका बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी वो गेन करेगा, जो करके वो सीखेगा ना, सो वो बेहतर सीखेगा। ओके, और जो थर्ड स्टेज बताते हैं वो है एडोलेसेंस, ये हो गया 12 से 15 एज। और ये कौन से कोरिकुलम की बात कहते हैं इस एज के लिए, ये कहते हैं अभी हम उनको फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं, फॉर्मल कोरिकुलम दे सकते हैं, जैसे कि नेचुरल साइंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वुड वर्क हो गया, म्यूजिक हो गया, पेनिंग हो गया, ये सारे सब्जेक्ट ये फॉर्मल कोरिकुलम में आप इंक्लूड कर सकते हैं एडोलेसेंस के लिए। ओके, इसके साथ साथ रूसो कहते हैं कि एक्टिव वर्क बेस्ड कोरिकुलम भी होना चाहिए, या फिर वोकेशनल एजुकेशन भी होना चाहिए। ओके, तो कौन सा मेथड कहते हैं रूसो, ये कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा एक्सप्लोर कर सकता है, इंक्वायरी के द्वारा, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा ये ज़्यादा बेहतर फॉर्मल करिकुलम को एक्सप्लोर कर सकता है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट वाइल टीचिंग इज ए बेस्ट मेथड।
ओके। फिर जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ कैटेगरी है, ये यूथ को दिया है और ये 15 से 20 एज का है। और इसमें कौन से करिकुलम की ये बात करते हैं, ये बात करते हैं मोरल एजुकेशन या फिर रिलीजियस एजुकेशन थ्रू एक्चुअल एक्सपीरियंस, नॉट थ्रू फॉर्मल लेक्चर्स। ये तो रिलीजियस एजुकेशन को क्या करते हैं, बहुत ही क्रिटिसाइज करते हैं, मोरल एजुकेशन को देना भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये इस एज में, क्योंकि बच्चा मैच्योर हो गया है, इसको पता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, क्लियरली वो जान चुका है व्हाट इज़ गुड फॉर मी व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर मी। इसीलिए इस टाइम पर आप उसको बता सकते हो कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बच्चों के लिए मोरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, ये स्ट्रिक्टली मना किया गया है रूसो के द्वारा। ओके। फिर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं एजुकेशन फॉर बॉडीली हेल्थ, म्यूजिक एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर दिस एज। और ये बताते हैं 3 जगह तो बच्चों को घुमाने लेना चाहिए, ज़्यादातर यूथ को। वो कहते हैं हॉस्पिटल्स को, प्रिजन्स को और ऑर्फेन होम्स को यूथ को घुमाने लेना चाहिए, क्योंकि ये जब वहाँ पर जाएंगे तो वो रूबरू होंगे लाइफ्स के जो क्लीम्स है, लाइफ्स के जो रियल हर्डल्स है, लाइफ्स के जो रेपोकर्सन्स है, वहाँ पर पता चलेगा। हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो डिजीज़ को वो देखेंगे, उनको पता चलेगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने से हम कैसे डिजीज़ में आते हैं, कैसे हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो जब हम प्रिजन में जाएंगे तो हम समाज की रियल छवि को देख पाएंगे, क्यों लोग बुरा कर रहे हैं, क्यों लोग बुरा बन रहे हैं, क्यों लोग प्रिजन में जा रहे हैं, उसको हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। और ये जो लास्ट है ना, ऑर्फेन होम्स, क्योंकि ऑर्फेन होम्स से बहुत ज़्यादा इमोशन रूसो का जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनके 5 बच्चे सारे के सारे ऑर्फेन होम्स में चले गए थे, क्योंकि समाज में इतनी इनइक्वालिटीज़ थी कि बच्चों को पाल पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था लोगों को, जो गरीब थे, जिनके पास पैसा नहीं था। इसीलिए ऑर्फन एज होम्स या फिर अनाथ आश्रम जो हम बोल रहे हैं, अनाथ आश्रम को जाने से वहाँ की समाज की स्थिति के बारे में हम जान पाएंगे। इसीलिए रूसो कहते थे कि ये तीनों प्लेस तो कम से कम लाइफ में घूमना ही चाहिए, क्योंकि हम समाज को अच्छे से जान पाएंगे। ओके। तो इनके लिए कौन सा मेथड ये बताते हैं कि यूथ के लिए ज़्यादातर ह्यूरिस्टिक मेथड ये रेकमेंड करते हैं, उसके साथ साथ काउंसलिंग मेथड भी रेकमेंड करते हैं। और जो 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर हो गया वुमेन एजुकेशन, ये भी क्वेश्चंस आता है 5th चैप्टर वुमेन एजुकेशन। और इनके लिए कौन से सिलेबस के बारे में ये बताते हैं या फिर करिकुलम के बारे में बताते हैं, ये कहते हैं कि होम साइंस इनके लिए होना चाहिए, सीविंग हो गया, कुकरी हो गया, वीविंग हो गया, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शिक्षा देना चाहिए। ओके। यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो 5th चैप्टर है वुमेन के एजुकेशन के बारे में बताया गया है, यहाँ पर जो इमाइल का फ्यूचर वाइफ है, जिसको रूसो नाम देते हैं सोफ़ी, सोफ़ी के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि सोफ़ी को कैसा होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, कैसा एटीट्यूड वाला होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, ये सारा कुछ सोफ़ी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि रूसो की थॉट प्रोसेस को बताता है, रूसो का विज़न क्या है टुवर्ड्स वुमेन, रूसो का आइडियोलॉजी क्या है टुवर्ड्स गर्ल या फिर वुमेन के बारे में ये 5th चैप्टर बताता है। ओके। तो जब आप रूसो को पढ़ोगे ना, रूसो इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े बड़े बातें कह दी, लेकिन नारी के बारे में जो गंदी गंदी बातें कही है, जो टिवलर विजन की दृष्टि से, जो नैरो माइंडनेस से नारियों को एक्सप्रेस किया है, नारियों के बारे में कहा है, बहुत ही बुरा लगने वाले शब्द है। वो ऐसे कहते हैं कि वुमेन आर द एंटरटेनर ऑफ मैन, ये पुरुषों को एंटरटेन करने के लिए पैदा हुए हैं। दे शुड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ मैन। ये क्या कह रहे हैं, नारी खुद को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो पुरुषों का मनोरंजन कर पाए, ऐसे शब्दों से नारियों को इन्होंने एक्सप्रेस किया है। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है रूसो का नारी विज़न को लेके या फिर नारीवाद को लेके। ओके। तो डिसिप्लिन के बारे में रूसो क्या कहते हैं, डिसिप्लिन के बारे में रूसो कहते हैं कि प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है वो सब कुछ गुड ही है, एवरीथिंग इज़ गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर। लेकिन
मैन मिडिल विथ इट एंड इट डीजेनरेट्स। इसीलिए रूसो क्या सजेस्ट करते हैं, रूसो सजेस्ट करते हैं कि चाइल्ड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पोल्यूटेड सोसाइटी। ये सोसाइटी से, ये पोल्यूटेड सोसाइटी से, ये करप्ट सोसाइटी से बच्चों को दूर रखना चाहिए एंड प्लेस्ड इट इन द लैप ऑफ नेचर, और मदर नेचर के लैप में उनको प्लेस्ड करना चाहिए, जहाँ की वो क्या कर सके, वेयर ही विल बिकेम डिसिप्लिन ऑफ हिज ओन, खुद को बेटर डिसिप्लिन कर सके थे। रूसो बिलीव्स इन टू फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। ज़्यादातर अगर हम रूसो को पढ़ेंगे तो ये दो फॉर्म्स के डिसिप्लिन की बात करेंगे। ये कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम के आधार पर डिसिप्लिन होना चाहिए, जो कि नो इम्पोज डिसिप्लिन, इम्पोज डिसिप्लिन को ये क्या करेंगे, ये स्ट्रिक्टली मना करेंगे। और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि नेचर विल पनिश फॉर आवर मिस्टेक्स। ऐसे बना दो बच्चे को कि बच्चे नेचर से सीखे। जब बच्चे मिस्टेक्स करे हम पनिशमेंट ना दे, बरং ये नेचर हमें पनिशमेंट दिए। ये क्या एग्जाम्पल देते हैं, रूसो बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं इमाइल बुक में। इमाइल बुक में ये कहते हैं अगर कोई बच्चा खिड़की तोड़ता है तो उसको रात भर उस खिड़की से आने वाली तूफान या फिर उस खिड़की से आने वाली ठंडक को महसूस करने दो, उसकी पीड़ा को उसको जानने दो, ताकि जब प्रकृति वो पीड़ा देगा, प्रकृति वो कष्ट देगा, तो बच्चों को मालूम होगा कि मैंने खिड़की तोड़ा है, इसीलिए मैं ये कष्ट पा रहा हूँ। ये तूफान का जो हवा मेरे अंदर आ रहा है या फिर ये जो ठंडक मेरे अंदर आ रहा है, मेरे घर के अंदर आ रहा है, ये मैं इसी कारण के बस पा रहा हूँ। ये क्या है, ये हो गया नेचुरल कंसिक्वेंस के आधार पर पनिशमेंट पाना या फिर डिसिप्लिन क्रिएट करना। ओके, तो ऐसे डिसिप्लिन को ये सपोर्ट करते थे, थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ये सपोर्ट करते थे। ओके, फिर नेक्स्ट हो गया टीचर के बारे में। ये क्या कहते हैं, टीचर को तो ये बहुत ही सेकेंडरी पोजीशन देते हैं, कौन, रूसो। और ये कहते हैं नेचर इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। सबसे बड़ा टीचर कौन है, नेचर है। नेचर ही सबसे बड़ा सोर्सेस ऑफ नॉलेज है और सबसे बड़ा टीचर भी है। रूसो के हिसाब से ये कहते हैं टीचर शुड बी इम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड्स नेचुरल डेवलपमेंट। ये बच्चों को अच्छे से समझने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बच्चों को समझोगे ही नहीं, उसको आप नेचुरली डेवलप कर ही नहीं सकते। ओके, रूसो डिड नॉट वांट टू सी ए टीचर एज इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर के रूप में तो कभी टीचर को रूसो देखते ही नहीं है। तो रूसो क्या कहते हैं, अगर आप इंस्ट्रक्टर बन जाओगे तो इंस्ट्रक्ट करोगे, यानी कि आप मैकेनिकल वे में बच्चों को तैयार करोगे। लेकिन रूसो चाहते थे कि बच्चे कैसे तैयार हो, बच्चे नेचुरली तैयार हो, नेचुरल मैन के हिसाब से तैयार हो। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, टीचर शुड क्रिएट ए सुइटेबल एनवायरनमेंट। टीचर बच्चों के लिए सुइटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि बच्चे की डेवलपमेंट हो सके। ओके, तो फिर है स्टूडेंट। रूसो स्टूडेंट के बारे में क्या कहते थे, रूसो कहते थे रूसो फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ द स्टूडेंट। फ्रीडम की बात ये ज़्यादा करते हैं। ओके, ये बिलीव करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर। फिर ये इलाबोरेट करती है वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ इन हिज बुक इमाइल। इमाइल के जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में ये 4 चैप्टर को पूरा टोटली कैटेगराइज कर दिया है, इन्फेंसी से स्टार्ट होके एडल्टहुड तक। और ये जो लास्ट का जो है, लास्ट चैप्टर, वो वुमेन एजुकेशन को डेडिकेट करते हैं। ओके, और स्कूल के बारे में रूसो क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं बुक्स और फॉर्मल स्कूलिंग हिंडर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। बच्चों की ग्रोथ को कौन हिंडर करता है, कौन रोकता है, बुक्स और फॉर्मल स्कूलिंग। बुक्स और फॉर्मल स्कूलिंग बच्चों को डेवलप करने ही नहीं देता। इसीलिए ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसीलिए रूसो कहते हैं कि सोसाइटी एंड इट्स सिविलाइजेशन वाज द रूट कॉजेस ऑफ ऑल एविल्स। संसार में या फिर सोसाइटी में जो एविल्स है, ये सारे एविल्स के रूट कॉजेस सोसाइटी है और या फिर सिविलाइजेशन है। क्योंकि हमने बच्चों को सिविलाइज्ड बनाने के लिए क्या किया है, स्कूल की संरचना की है, इंस्टीट्यूशंस की संरचना की है, और इस
इंस्टीट्यूशन के जरिए ही हम उनको सिविलाइज्ड कर रहे हैं। लेकिन रूसो क्या कहते हैं, जो जितना ज़्यादा सिविलाइज्ड है वो उतना ही ज़्यादा प्रकृति से दूर है। ओके, ही आर्ग्यू दैट चिल्ड्रेन शुड गेट एजुकेशन फ्रॉम द लैप ऑफ द मदर एंड दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द पोल्यूटेड सोसाइटी। सोसाइटी से ये दूर रहना चाहिए क्योंकि सोसाइटी हमें करप्ट करता है, हमें पोल्यूट करता है। इनफैक्ट हम मदर नेचर के लैब में सीखना चाहिए, उन मदर नेचर के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। ओके, तो फिर लास्ट में हम आ चुके हैं स्पेशल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। रूसो का क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन की तरफ, वो भी थोड़ा हम जान लेते हैं। रूसो इज़ द फोर रनर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये जो बच्चों को समझने की बात कहते हैं या फिर फ्रीडम की बात करते हैं या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं, ये क्या है, ये मॉडर्न साइकोलॉजी, ये मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत ही बुनियादी बातें हैं। ये बातें कब ये बोल रहे हैं, 17वीं सेंचुरी में बोल रहे हैं। इसीलिए रूसो को कहा जाता है ये फोर रनर है मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी की। इनका जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के लिए वो है नेगेटिव एजुकेशन। नेगेटिव एजुकेशन ही रियल एजुकेशन है, ऐसा कहना है रूसो का। और ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या है नेगेटिव एजुकेशन, उसको भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब हो गया टू अलाउ द चाइल्ड मूव फ्रीली इन नेचर। नेचर के लैब में, प्रकृति के सानिध्य में बच्चे फ्रीली मूव कर पाए। क्यों मूव कर पाए, सो दैट ही इज एबल टू परफेक्ट द ऑर्गेन, वो अपनी ऑर्गेन को परफेक्ट कर पाए। व्हिच आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, जिसके द्वारा वो नॉलेज को बेटर एक्वायर कर पाए। प्रोटेक्टिंग द हार्ट ऑफ द चाइल्ड, अपनी हृदय को, अपनी वो कोमल भावनाएं को प्रोटेक्ट कर पाए। उस नेचुरल मैन की टेंडेंसी को, नेचुरल मैन की क्वालिटीज़ को वो प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम द एविल वेज ऑफ द सोसाइटी। यही तो है भाई नेगेटिव एजुकेशन। मतलब नेगेटिव एजुकेशन का मतलब हो गया नेचर के सानिध्य में रहना, नेचर के अंडर में आप सीख रहे हो, दैट इज व्हाट इज नेचुरल एजुकेशन इज, या फिर नेगेटिव एजुकेशन इज। ओके, तो इसका कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको भी हम देख लेते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे कि नेगेटिव एजुकेशन का मतलब हो क्या, नो फॉर्मल एजुकेशन, कोई भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं, कोई भी बुकिश लर्निंग नहीं, कोई भी मॉरल एजुकेशन नहीं। नो टाइम सेविंग, क्योंकि ये कह रहे हैं कि टाइम को लूज करो, टाइम को स्पेंड करो इन द लैप ऑफ द मदर नेचर। ओके, कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं करना है। हैबिट फॉर्मेशन भी मैकेनिकल बना देता है। इसीलिए रूसो कहते हैं कि प्रेजेंट में जीना है या फिर नेचर के लैब में जीना है। ओके, नो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशनल मेथड को भी ये रिजेक्ट करते हैं। नो फॉर्मल डिसिप्लिन, कोई भी फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं है। और ये कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक इंस्ट्रक्शंस और बैक टू नेचर। ये तो सबसे बड़ा स्लोगन है नेचुरलिज्म का या फिर रूसो का। ओके, तो कुछ फेमस बुक्स भी है उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बुक्स के द्वारा ही बहुत सारे रेवोल्यूशन क्रिएट किया हुआ है रूसो ने। तो पहला जो बुक है ए डिस्कर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स, यही वो बुक है जिसके जरिए वो पॉपुलैरिटी को पाए थे एट द एज ऑफ 37। ओके, ए डिस्कर्स ऑन साइंस एंड आर्ट्स। फिर बाद में डिस्कर्स ऑन द ओरिजिन एंड द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज़ एमंग मैन, इनइक्वालिटीज़ का कारण क्या है उसके ऊपर भी इन्होंने एक बहुत ही बड़ी पुस्तक रचना की है। ओके, ये तो ज़्यादातर आप देखोगे कि ये पेपर प्रेजेंटेशन जैसा है, लेकिन इनका जो बुक्स है ये 4 बुक्स है। ओके, जूली द न्यू होलाइज, एमाइल ऑन एजुकेशन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्फेशन, ये 4 बुक बहुत ही फेमस है। और इन 4 में से सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ईमाइल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और कॉन्फेशन जो बुक है इनका ऑटोबायोग्राफी है, इनका लास्ट स्टेज में लिखा गया बुक है। ओके, तो लास्ट में रूसो का कुछ कोट्स देख लेते हैं, क्योंकि कोट्स भी डायरेक्ट क्वेश्चंस दे देते हैं। ये जो थिंकर्स के बारे में है ना, ज़्यादातर कोट्स ही क्वेश्चंस आते हैं। इनका जो फेमस कोट है ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। मनुष्य जन्म से ही स्वाधीन है, फ्री है, लेकिन जन्म होते होते उनको बहुत सारे समाज के चेन्स घेर लेते हैं, जैसे कि मान्यताएं हो गया,
धार्मिक भावनाएं हो गया या फिर जाति हो गया या फिर कुछ भी जो समाज ने बनाया है। फिर दूसरा कोट है एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डीजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। ये इमाइल पुस्तक का है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। रिटर्न टू द नेचर, ये भी बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है बाय रूसो। ओके, टेक द रिवर्स ऑफ द एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस एंड यू विल ऑलमोस्ट डू द राइट। ये भी बहुत ही फेमस लाइन है, जो समाज बता रहा है उसका रिवर्स करो, रिवर्स करने से आप ऑलमोस्ट राइट करोगे। क्योंकि समाज जो बता रहा है, जो सिविलाइज्ड करने की बात बता रहा है, हमें जो सिविलाइज्ड कर रहा है उसके चलते हम नेचर से दूर रह रहे हैं। जो समाज बता रहा है उसका हम उल्टा करेंगे तो हम राइट ही करेंगे, यानी कि ये नेगेटिव एजुकेशन की बात कर रहा है। फिर हो गया आई हेट बुक्स बिकॉज दे आर ए कॉस्ट टू चिल्ड्रेन। ये भी बहुत ही बड़ी बात है, कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रेन ये बता रहे हैं। दे टीचर्स अस टॉक ओनली दैट व्हिच वी डू नॉट नो। हम जो नहीं जानते उसके बारे में ये बताता है, हमको जो जानना चाहिए उसके बारे में ये बताता ही नहीं है। ओके, फिर जो अगला कोट है लेट अस ट्रीट मैन एज दे आर एंड वी शैल मेक देम वर्स। लेट अस ट्रीट देम एज इफ दे वेयर एंड व्हाट दे शुड बी एंड वी शैल मेक देम व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग। ये जो कोट है ना, ये कोट क्या बता रहा है, ये मैकेनिकल वे और या फिर सिविलाइज्ड कॉन्सेप्ट को ये बता रहा है। किसी को हम बेटर सिविलाइज्ड करने के लिए क्या करते हैं, मैन को हम ट्रीट करते हैं जो जैसा होना चाहिए उसी के आधार पे हम उसको ट्रीट करते हैं। हम बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे डिग्री मिलने से आप ऐसे बेटर हो जाएंगे, ये करने से आप ये हो जाएंगे। ये क्या है, हम सिविलाइज्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और सिविलाइज्ड करने की कोशिश को रूसो कहते हैं आप वर्स्ट कर रहे हो, आप सबसे बुरा कर रहे हो। क्योंकि आप जो सिविलाइज्ड करोगे ना, ये मदर नेचर से दूर चला जाएगा। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है, सबसे वर्स्ट कंडीशन। आप बच्चों को अपने आप से दूर कर रहे हो, फ्रीडम से दूर कर रहे हो या फिर मदर नेचर से दूर कर रहे हो। ये अपने आप से कभी कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा, तो यही होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ओके, फिर जो नेक्स्ट कोट है फ्रीडम कैन ओनली बी गिवन टू दोज हु डेयर टू बी फ्री। ये भी बहुत ही बड़ा कोट है। फ्रीडम किसको मिलना चाहिए, जो डेयर टू बी फ्री, जो समाज के चेन्स है उसको तोड़ने के लिए इच्छुक है, उसको ही फ्रीडम देना चाहिए। ओके, ये तो बहुत ही बड़ा कोट है। ये क्या है, ये कहते हैं डू नॉट टीच वर्च्यू टू द चाइल्ड बट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द वाइसेस। बच्चों को गुण नहीं शिक्षा दो, परंतु क्या करो, उनको वाइसेस से बचाओ, उनके हृदय को वाइसेस से बचाओ, वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। मच मोर हार्म देन गुड इज डन बाय योर सीसलेस प्रीचिंग एंड मोरलाइजिंग। जो आप मोरलाइज कर रहे हो, प्रीचिंग सिखा रहे हो, तो ये सबसे बड़ा हार्म है, सबसे बड़ा हार्म है। क्योंकि आप बच्चों को मैकेनिकल बना रहे हो, नेचुरल बना ही नहीं रहे हो। ए फीबल बॉडी मेक्स ए फीबल माइंड। ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा कोट है, ये भी क्वेश्चन आता है। ऑल विकेडनेस कम फ्रॉम द वीकनेस। जो दुष्टता है बच्चों के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कमज़ोर है। कमज़ोर है तभी तो वो गलत कर रहा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो कभी भी मिस्टेक ही नहीं करता। इफ़ वी मेक हिम स्ट्रॉन्ग देन ही कैन नॉट बी रॉन्ग, ही विल बी गुड। ये कहना है रूसो का। फिर रूसो कहते हैं लेट द चाइल्ड लर्न नथिंग फ्रॉम बुक्स विच दे कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस के आधार पे सीखने की बात कर रहे हैं। ओके, द ओनली हैबिट विच द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू फॉर्म इज टू कॉन्ट्रैक्ट नो हैबिट। हैबिट फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है रूसो का। क्योंकि हैबिट फॉर्मेशन से हम मैकेनिकल बन जाते हैं। Give me a child of 12 knows nothing at all. At 15 I will restore to you knowing as much as those who have been under instructions from infancy, with the difference that your scholar only knows things by heart while mine knows how to use his knowledge। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। ये रूसो कन्विंस कर रहे हैं कि आप मुझे एक बच्चा दे दो 12 एज का, मुझे वो बच्चा दे दो, मैं उसको सिखाऊंगा और 15 साल के बाद 15 एज में आप एक बच्चे को मेरे सामने लाओ और मैंने जो ट्रेनिंग दिया है उस बच्चे को मैं सामने लाता हूँ। आप जो बच्चा लाओगे वो क्रेम करके आया होगा, क्रेम करके आया होगा।
लेकिन मेरे बच्चे मैं ऐसा ट्रेनिंग दूंगा, नेचुरल ट्रेनिंग दूंगा, नेचर के लैब में ट्रेनिंग दूंगा कि ये जो नॉलेज गेन किया होगा ना, इसका नेचर होगा नॉलेज, ये रियल नॉलेज को एक्सपीरियंस करके आया हुआ होगा। तो ये डिफरेंस होगा ये दोनों में, ये बताना है किसका, रूसो का। फिर हो गया, इफ़ द चाइल्ड ब्रेक्स मोटर रूल लेट हिम पे फाइन एंड लर्न नॉट टू डू सो अगेन। ये भी पनिशमेंट या फिर डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। लाइफ इज़ नॉट मियरली टू ब्रीथ, ये एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि एजुकेशन का काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको जीवन जीना सिखाए, ये क्या करे, ये आपके ऑर्गन को बेटर यूज करना सिखाएगा ताकि आप अपने एग्जिस्टेंस को फील कर पाए। ओके, तो ये था उनका बहुत सारा कोर्स। अब जब आप उनको पढ़ोगे कि और भी बहुत सारा कोर्स आपको मालूम होगा। ओके, रूसो का बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी है, रूसो का कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन के साथ साथ रूसो का क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा है, क्योंकि ये नेगलेक्ट करते हैं बुक्स को, क्योंकि बुक्स एंड फॉर्मल स्कूलिंग हिंडर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड कहते हैं। ये फॉर्मल स्कूलिंग को भी नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि बुक्स बहुत ज़रूरी है, फॉर्मल स्कूलिंग भी बहुत ज़रूरी है इन टर्म ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ये अगेंस्ट द हैबिट फॉर्मेशन हमें मैकेनिकल कर देता है, ऐसा कहना था रूसो का। लेकिन हैबिट फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को अगर हैबिट फॉर्मेशन नहीं करोगी तो वो एक पैटर्न में नहीं आ सकते। ओके, हायर इम्फासिस कहाँ पर ये करते हैं, एब्सोल्यूट फ्रीडम समटाइम डेंजर भी हो सकता है। अगर आप बच्चों को टोटल फ्रीडम दे दो कि उनको सिखाओगे ही नहीं तो क्या होगा, वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। ओके, नो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का काम क्या है उसके बारे में रिगार्डिंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा बहुत सारे विद्वान का भी मानना है। इट नेग्लेक्ट स्पिरिचुअल एजुकेशन को, मोरल एजुकेशन को ये नेग्लेक्ट करते हैं, ये भी क्रिटिसिज्म है। और ये लास्ट जो है ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ये वुमेन को एक बहुत ही नैरो माइंड में देखते हैं, बहुत ही टिबुलर विजन में देखते हैं। ये हो गया रूसो का चैप्टर। ओके, तो लास्ट में हम देख लेते हैं कुछ MCQ जो कि आया था या फिर आने वाला है। ओके, बुक्स एंड द फॉर्मल स्कूलिंग हिंडर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, दिस इज एडवाइज्ड बाय, ये SSB 2021 का क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है कि बुक्स और फॉर्मल स्कूलिंग बच्चों की ग्रोथ को हिंडर करता है, ये किसका कहना है, ये नेचुरलिज्म का कहना है, ये रूसो का कहना है, रूसो का ही ये कोट है। नेचर इज़ द गाइड टू नर्चर, ये किसका स्लोगन है, ये नेचुरलिज्म का स्लोगन है और ये रूसो का भी स्लोगन है। ओके, एजुकेशन बिगिंस विद बर्थ एंड द प्रॉपर नॉर्थ इज द मदर। ओके, मदर नेचर है, मदर नेचर ही सबसे बड़ा नर्स है, सबसे बड़ा केयर टेकर है, ये कहना है रूसो का। ये भी 2021 में आया था। हु प्रोपाउंडेड नेगेटिव एजुकेशन किसने दिया है, रूसो ने दिया है। गांधी क्या दिए है, बेसिक एजुकेशन। टैगोर ने क्या दिया है, टैगोर ने दिया है यूनिवर्सल एजुकेशन या फिर यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऐसे करके आप ले सकते हो। DB का प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ओके, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। फिर हो गया, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है। ओके, रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिसेस एंड यू विल ऑलमोस्ट डू द राइट इज ए स्टेटमेंट ऑफ, ये रूसो का स्टेटमेंट है। आप ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है नेगेटिव एजुकेशन को। व्हिच बुक इज बेस्ड ऑन एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रूसो, रूसो के एजुकेशनल थॉट्स इमाइल ऑन एजुकेशन में लिखा गया है। ओके, ये तीनों भी रूसो का बुक है। Which paper of Email is associated with वुमेन एजुकेशन लास्ट चैप्टर यानी कि 5th चैप्टर में है, और जो वुमेन के बारे में यहाँ पर बताया गया है वो है सोफी या फिर फ्यूचर वाइफ ऑफ ईमाइल है। ओके, तो ये था एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस हम जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा लास्ट में जब रिवाइज करेंगे, टोटली एक एक यूनिट का कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चंस लाएंगे, वो भी लाइव क्लासेस के जरिए। ओके, तो ये था रूसो के बारे में। ये तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर जैसे हो गया है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर विराम देंगे और इसके नेक्स्ट डे में हम जॉन DB का वीडियो भी लाएंगे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।